तो दोस्तों हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। आपके टास्क के आंसर के साथ हम तैयार हैं और मुझे लगता है आप भी अपने आंसर को लेकर तैयार होंगे, क्योंकि ये टास्क आपको दिया दिया जाता है हर क्वेश्चंस के लास्ट में कि आपको ये आंसर तैयार करके रखना है नेक्स्ट वीडियो तक। तो हम आपका आंसर लेकर तैयार हैं। आंसर है आपका डी। ऑप्शंस आपके ये थे और क्वेश्चंस था आपका DAVP की पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म आपकी हमने तैयार की है आंसर में, इसको देख लीजिए। क्या है ये? भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों समेत भारत के सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के लिए प्रचार एजेंसी के रूप में कार्य करती है। कौन? DAVP। ठीक है, तो ये अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट वही कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर करते रहिए, और जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। दूसरा ये कि चैनल पर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था एक कि मैडम सेकंड पेपर की तैयारी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको पता है कि आपने नेट किस सब्जेक्ट से निकाला है या फिर PhD आपने किस सब्जेक्ट से की है, क्योंकि ये सभी ने फॉर्म डाले हैं, नेट वालों ने भी और PhD वालों ने भी। तो अब जैसे हमारा हिंदी है ना, हमारा हिंदी नेट क्वालिफाई है फर्स्ट पेपर की, तो कॉमन पेपर है, ये सभी के लिए आएगा। ठीक है, ये पेपर सभी को तैयारी करनी होती है, आपको भी करनी है, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप आर्ट साइड से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, सभी का कॉमन पेपर है, ये सभी को तैयार करना है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है सेकंड पेपर हिंदी की, ठीक है, अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी है तो हिंदी की प्लेलिस्ट आपकी अलग बनी हुई है। जो स्टूडेंट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर अपनी वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी डेली एक वीडियो आपके लिए अपलोड हो रही है। तो सब आपकी जितनी भी यूनिट है उनकी सबकी तैयारी हो रही है। आजकल 5 यूनिट आपकी चल रही है जिसमें आपकी कथेतर विधाएँ हैं, तो उसमें 4-5 वीडियो डल चुकी हैं, वहाँ आप जाकर देखिए अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। और जो दोस्त फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स हो, साइंस हो, चाहे आर्ट साइड हो, वो हिंदी मिरर के साथ फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करते रहें। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लैन का प्रकार है? ये आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ऊपर सभी हैं, इथरनेट भी है, FDDI भी है और टोकन रिंग भी है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिट का क्या तात्पर्य है? कल हमने पढ़ा था बिट बाइट, ये सब हमने पढ़े थे। तो क्या है बिट? बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बाइनरी डिजिट या बाइनरी ट्री या बाइवेरिएट थ्योरी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिट का तात्पर्य होता है बाइनरी डिजिट। मुझे लगता है इसका आंसर मोस्टली स्टूडेंट को पता ही होगा। अगला प्रश्न भी बहुत इजी है, ये भी आंसर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। WW स्टैंड फॉर, सभी को मालूम है, ये बहुत आसान है प्रश्न आपके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कालक्रम अनुसार है, यानी कि किसकी सीक्वेंस इन चारों में से बिल्कुल सही जा रही है। तो सोच लीजिए आंसर आप क्या लगाएंगे। ये भी आंसर वैसे बहुत आसान है। अब कम्युनिकेशंस आपका शुरू हो चुका है, ये आपको पता ही कि ICT की फुल फॉर्म क्या है, आपको पता है ना। कम्युनिकेशंस भी इसमें आपका ऐड है, ठीक है, दोनों ही टेक्नोलॉजी हैं इसमें आपकी। तो अब कम्युनिकेशन से संबंधित आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो अगर आपने लगाया है C तो बिल्कुल सही। सबसे पहले संप्रेषक, फिर उसके बाद संदेश, फिर माध्यम, फिर रिसीवर, फिर प्रभाव। पहले आप संप्रेषक, फिर आप संदेश लेंगे, फिर आप माध्यम लेंगे, किस माध्यम से आप बताना चाह रहे हो अपना संदेश, रिसीवर लेंगे, फिर उसके बाद आप प्रभाव चेक करेंगे क्या हुआ। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है ये पूरा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी करते हैं, आजकल तो चल भी रहा है, चलन में है, जब से आपकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब शुरू हुई हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ शुरू हो चुका है। तो दृश्य एक तरफा होता है, दृश्य श्रव्य एक तरफा होता है, दृश्य श्रव्य दोनों तरफा होता है, दृश्य दो तरफा होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या हो सकता है? बहुत आसान प्रश्न है, दृश्य श्रव्य दोनों ही तरफ होते हैं, एक तरफ कैसे हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। टेलीफोन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? बहुत आसान प्रश्न है और ये एग्जाम में, नेट के एग्जाम में काफ़ी बार देखा जा चुका है और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये आ सकता है, तो नोट डाउन करें इसको। तो 112 का आपका आंसर हो जाएगा ए, रेखीय संचार, लाइनर कम्युनिकेशंस। चलिए आगे देखते हैं, इसकी डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है?
संप्रेषित ज्ञान क्या होता है? कम्युनिकेटेड नॉलेज क्लासरूम इन कंसिडर्ड। तो क्या होगा? अव्याप्तिपरक विधि निधि, सीमित निर्णय, स्वायत्त सद्गुण, सांस्कृतिक निवेश। क्या मान सकते हैं आप इसका आंसर? तो अगर आप माना है सांस्कृतिक निवेश तो बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक करते रहिए, क्योंकि डिटेल अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, एमसीक्यू के साथ साथ आपको डिटेल भी पता चलती है, तो ये आपके लिए क्या होता है, बहुत अच्छी जानकारी होती है। इसमें एक के साथ आपको कई बातें भी पता चलती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा संचार को सामान्यतः क्या माना जाता है? प्रभावशील, भावात्मक, संज्ञानात्मक या अचयनित? तो सभी को पता है जब हम कक्षा में क्या करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं, तो संज्ञानात्मक होता है, वो कॉग्निटिव होता है। ठीक है, क्यों होता है यहाँ पर डिटेल चेक करते हैं। कक्षा संचार सामान्यतः संज्ञानात्मक माना जाता है क्योंकि कक्षा संचार में प्रयुक्त संप्रेषण बौद्धिक ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है। अब हम कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से? हम बौद्धिक ज्ञान से ही तो जुड़े हैं। कुछ ज्ञान आपको है, कुछ हमको है, हम दोनों मिलकर आपस में अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग नेट क्वालिफाई बहुत टाइम के किए हुए हैं, पीएचडी बहुत टाइम के किए हुए हैं, और अब उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर डाला है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो वो दोबारा रिवीजन करेंगे अपने अनुभव के आधार पर, अपने बौद्धिक ज्ञान के आधार पर। तो क्या होगा, उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो वही चीज़ आजकल हमारे साथ भी कक्षा संचार में, ये कक्षा ही तो है हमारी भी एक तरह से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इथरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? नेट प्रोटोकॉल, नेट नेटिकेट, नेट एथिक्स या नेट मोरलिटी? मोरलिटी, ठीक है, मोरलिटी। तो क्या देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। 115 का आपका जाएगा बी, नेटिकेट। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। एथनिट एथिकल प्रोटोकॉल को नेटिकेट भी कहा जाता है। यह नेट और एटिकेट से मिलकर बना है। यह इंटरनेट पर मौजूद ऑनलाइन कम्युनिकेटी का एटिकेट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस पद का प्रथम प्रयोग मैनुअल कैस्टले ने किया था? क्या है? इंटरनेट सोसाइटी, इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी, टेलीमेटिक सोसाइटी। तो देख लीजिए किसने कब किया था इसका प्रयोग। इसका आंसर आपका जाना चाहिए सी, नेटवर्क सोसाइटी। चलिए देखते हैं डिटेल क्या है। मैनुअल कैस्टले ने नेटवर्क सोसाइटी पद का प्रथम प्रयोग किया था। मैनुअल कैस्टले एक स्पेनिश समाजशास्त्री थे। चलिए बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली है। अगला प्रश्न, संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने के लिए प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? जो संचार माध्यम है, जब हम अपने कार्य के लिए उसका उपयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? निष्क्रिय श्रोता, सक्रिय श्रोता, सकारात्मक श्रोता या फिर नकारात्मक श्रोता? श्रोता पॉजिटिव ऑडियंस, एक्टिव ऑडियंस, पॉजिटिव ऑडियंस या फिर नेगेटिव ऑडियंस? जल्दी से सोच लीजिए। पॉजिटिव और पॉजिटिव। 117 का आपका आंसर जाएगा बी, एक्टिव ऑडियंस होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिटेल्स की चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? गवेषणा, संस्थानीकरण, असंकेतिक आख्यान या फिर व्याख्यान? जिसको हिंदी में थोड़ी समस्या है वो इंग्लिश में यहाँ इसको पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को। आंसर देख लीजिए, व्याख्यान। ठीक है, डिस्कस। चलिए आगे देखते हैं इसकी डिटेल। एक कक्षा संचार में कॉग्निटी के द्वारा होता है संप्रेषण। संप्रेषण तो सभी जानते होंगे क्या होता है। जब हम आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत का आदान प्रदान होता है, उसे संप्रेषण कहते हैं। हम इसका वर्णन व्याख्या के द्वारा किया जा सकता है। अब हम व्याख्या ही तो करते हैं, व्याख्यान तो नहीं दे रहे हम क्लास में खड़े होकर, लेकिन आपके ऑनलाइन जो आपकी वीडियो चल रही है उसमें एक तरह से व्याख्यान ही होता है। लेकिन आप भी सब समझदार हैं, आप भी व्याख्यान देते हैं, आप भी कहीं ना कहीं प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, चाहे आप प्राइवेट में हैं चाहे आप गवर्नमेंट में हैं, तो कहीं ना कहीं आप व्याख्यान देते ही हैं। संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है, परंतु वे उन्हें संस्कृतिहीन होते हैं, महत्वहीन होते हैं, यथा तथ्य नहीं होते हैं, वरीयता नहीं दी जाती है। संप्रेषण में मिथक जो होते हैं उनकी शक्ति कैसी होती है? सभी को पता है उनकी शक्ति किस तरह की होती है, यथा तथ्य नहीं होते हैं। जब हम मिथ्या डाल देते हैं, क्या होता है मिथ्या? चलिए चेक करते हैं। संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है, परंतु वे यथा तथ्य नहीं होते हैं, है ना। चलिए आगे आपकी चेक करते हैं।
क्वेश्चंस क्या है? आत्मा और पूर्वजों से संबंधित बातचीत करने को क्या कहते हैं? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशंस। जल्दी से सोच लीजिए आंसर क्या लगा रहे हैं। अगर लगा रहे हैं ए ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशंस तो बहुत अच्छे आंसर, यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। अगला प्रश्न, संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है? संस्थागत जो संचार है उसको किसके समतुल्य हम मानते हैं? अतः व्यक्तिक संचार, अंतः व्यक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार। जल्दी से आंसर सोच लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, 99 में इसको मान के चलिए। तो क्या सोच रहे हैं आंसर? अगर सी सोच रहे हैं समूह संचार तो बिल्कुल सही, संस्थागत बिल्कुल सामने ही पता चल रहा है आंसर इसका, ठीक है। डिटेल यहाँ है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है क्या? सूचना समाज, प्रौद्योगिक समाज, मध्यवर्ती समाज, गैर कृषि समाज। उत्तर औद्योगिक समाज को, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सामने आंसर नजर आ रहा है, सूचना समाज, ठीक है। अगला प्रश्न चेक करते हैं। यहाँ पर डिटेल है, इसको डिटेल को पॉज कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से बैठकर पढ़िए क्या है ये क्या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किए गए थे। व्यावसायिक संचार, सैन्य उद्देश्य, पारस्परिक अंतरक्रिया, राजनीतिक अभियान। सभी को पता है जो इंटरनेट संचार को बढ़ावा मिला था या किया गया था, इसका आरंभिक प्रयास सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था क्योंकि इन लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। तो यहाँ पर इसका डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं आप कब शुरू हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार लैन के द्वारा, वैन के द्वारा, एबीबी के द्वारा या फिर एमएमएस के द्वारा। लैन, वैन, ईबीबी या फिर एमएमएस। तो संस्थान के जो अंतर्गत आंतरिक संचार होता है सभी हम लोग करते हैं, सारा दिन इसका ही काम यूज होता है, तो वो हम लैन के द्वारा करते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं डिटेल क्या है। लैन, संस्थानों के आंतरिक संचार लैन लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, जबकि वैन वाइड एरिया यानी कि बहुत विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। और ईबीबी इलेक्ट्रॉनिक जो है बुलेटिन बोर्ड्स का एक प्रकार का कंप्यूटर फोरम है जहां पर लोग सूचनाएं शेयर करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपका, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है सुस्पष्ट चित्र, व्यक्तिगत श्रवण या फिर आपका सहभागी अनुभव या फिर नई फिल्म का पूर्व पर्यालोकन। तो आंसर क्या जाएगा इसका? आपका आंसर जाना चाहिए सी, सहभागी अनुभव। डिटेल चेक करते हैं क्या है। वर्चुअल रियलिटी या इम्प्रेसिव मल्टीमीडिया क्या है? एक कंप्यूटर सिमुलेटेड वातावरण है, एक ऐसा वातावरण जो मनुष्य को सहभागी अनुभव प्रदान करता है। वर्चुअल रियलिटी के द्वारा दुष्कर प्रशिक्षण को पूरा किया जा सकता है, जैसे पैरा जंपिंग के प्रशिक्षण में इसके प्रयोग में पैरा जंपिंग का अनुभव लिया जा सकता है। मुझे लगता है सबकी समझ में आ गया होगा क्या है ये। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? अमेजॉन कॉम, ईबी, जीमेल कॉम या फिर ट्विटर। कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? तो आजकल आप सभी काम कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग से सभी जुड़े हुए हैं। तो क्या करते हैं आप? ट्विटर, ठीक है, करते होंगे, आप लोग भी जुड़े हुए होंगे इससे। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन किन शब्दों की उत्पत्ति है? बहुत आसान प्रश्न है, मुझे लगता है इसका प्रश्न का आंसर आपने एकदम सोच लिया होगा। क्या है इसका आंसर? सीधे सीधे इसका आंसर बताते हैं, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से शुरू है। चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण कम्युनिकेशन के प्रकार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर सीधा सीधा मास लाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं डिटेल। अगला प्रश्न, संचार वृत्ताकार हो जाता है, इस तरह का प्रश्न कल आया था, एक डिकोडर एनकोडर इस तरह का प्रश्न बना था ना कल, तो वही है ये प्रश्न। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब क्या हो जाता है? जल्दी से आंसर सोचिए, बहुत आसान है और ये सभी को पता होना चाहिए। डिकोडर एनकोडर बन जाता है। देखिए मैंने कहा था कि आंसर सेम रह जाते हैं, प्रश्न बदल जाते हैं। कई बार समझा चुकी हूँ, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो क्योंकि प्रश्न चेंज होते रहते हैं, आंसर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, लोक संचार सहज हो जाता है क्या?
ज़्यादा जटिल संरचना के अंदर, ज़्यादा राजनीतिक संरचना के अंदर, ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर, ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंदर। लोक संचार सहज कब होगा? जब आप उसको जटिल कर दोगे, या उसको राजनीतिज्ञ बना दोगे, या उसको सुविधाजनक बना दोगे, या उसको औपचारिक बना दोगे। जल्दी से सोच लीजिए, लोक संचार कब आप सरल कर सकते हैं? तो लोक संचार सहज जब हो जाता है जब आप ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंदर उसको करते हैं। डिटेल है, लोक संचार ज़्यादा औपचारिक और संरचित स्थापना के अंदर सहज हो जाता है, फॉर्मल वे में। ठीक है, इनफॉर्मल रहोगे तो नहीं आपसे कोई खुलेगा। अगला प्रश्न है, सोच विचारों तथा संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों प्रतीकों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें। तो आंसर देख लीजिए, चैनलीकरण, मध्यस्थता, या फिर कूटलेखन, या फिर कूटवाचन। ये आपके इनकोडर डिकोडर से ही जुड़ा हुआ है। आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी, कूटलेखन। क्या होता है कूटलेखन? चलिए चेक करते हैं क्या है कूटलेखन। सोच विचारों तथा संदेशों को वाचिक और अवाचिक वर्बल नॉन वर्बल चिन्हों प्रतीकों में रूपांतरित करना कूटलेखन कहलाता है। अगला प्रश्न चेक करते हैं, प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण होना चाहिए? आर्थिक वातावरण, राजनीतिक या सामाजिक, या बहुत सांस्कृतिक वातावरण? जब आप संचार को अपने प्रभावपूर्ण बनाना चाहेंगे तो आप आर्थिक स्थिति से अच्छे हो, राजनीतिक या सामाजिक या बहुत सांस्कृतिक वातावरण से। तो आंसर बिल्कुल सही आपने सोचा है, सी, सामाजिक वातावरण। चलिए चेक करते हैं डिटेल क्या है। यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रश्न में मुख्य रुकावट होती है। संज्ञानात्मक बिल्कुल अब ये भी समझाया था आपको क्या होता है। व्यक्तित्व, अपेक्षा, सामाजिक दर्जा, कूटबद्ध करने की योग्यता। संचार की प्रक्रिया में बिल्कुल आंसर जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कूटबद्ध जब आप करते हो, उसको कोडिंग करते हैं, तो उसकी एबिलिटी अगर आप में सही नहीं है तो क्या होगा? रुकावट होगी। और सही है तो रुकावट नहीं होगी। चलिए देखते हैं, डिटेल चेक करते हैं। कॉग्निटिव डाटा, ज्ञान अनुभव संबंधी आंकड़े के परीक्षण में जाहिर है कि मुख्य रुकावट ज्ञान या अनुभव से संबंधित कमी होगी, है ना। जब आपको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होगा, अनुभव ही नहीं होगा, तो आप कैसे उसको अपने शेयर कर सकते हो विचारों को। अब जैसे हमारा नेट क्वालिफाई है तो हमें सब उसका पता है, हम आपसे शेयर करते हैं उसकी बातें। अगर नहीं होता, हम सीधे मास्टर होकर आपको पढ़ाते, तो शायद हमें उस तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हमें रुकावट आ जाती, हमें अनुभव ही ना होता उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का। तो वही चीज़ है, संचार तभी प्रभावी हो सकता है जब आपको उसका ज्ञान हो उस क्षेत्र से संबंधित। इसका व्यक्तित्व, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन या सामाजिक दर्जा से कोई संबंध नहीं होता है ना। ज्ञान आपको होना जरूरी है, उसका अनुभव होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन प्रापक की पर निर्भर करता है। निपुणता, प्रवणता, ग्रहणशीलता, या फिर नृजातीयता। चलिए देखिए, जनसाचर में चयनात्मक अवबोधन पर निर्भर करता है किस पर? 134 का आंसर लगा रहे हैं सी, तो बिल्कुल सही। ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है, आपने कहाँ तक उसको क्या किया, रेस्पेक्टिविटी किया। ठीक है। जनसंचार में चयनात्मक संबोधन प्रापक की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है, ना कि नृजातीय, प्रवणता व निपुणता पर। वह आपकी किस पर निर्भर करता है? आपने उसको कितना ग्रहण किया है। जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन प्रापक की किस पर निर्भर करती है? ग्रहणशीलता पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन से संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? श्रोताओं का दृष्टिकोण, श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताओं की शिक्षा, श्रोताओं की आय। अब यहाँ पर जो प्रमुख अवरोधक है, वैसे तो सभी अवरोधक हैं ये। शिक्षा अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, आय तो खैर नहीं होगा, ज्ञान होगा, लेकिन इसमें मुख्य क्या है? वह है दृष्टिकोण। आपने मन बना लिया है कि आपको किसी चैनल का समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने अपना दृष्टिकोण एक बना लिया है, एक एटीट्यूड बना लिया अपना, तो आपको समझ नहीं आएगा। और आप सोचोगे कि मुझे यहीं से सीखना है, मुझे यहीं से पढ़ना है, आज अच्छा है कल ख़राब है, कल अच्छा है कल परसों ख़राब है। तो इस तरह से हर एक वीडियो एक जैसी नहीं जाती है। कभी कभी कोई वीडियो हम ख़राब भी बनाते हैं, उस दिन आपको लगता है कि अरे आज कैसी वीडियो बनाई है। और कभी कभी आपको लगता है कि बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस आपको पता भी नहीं चला कब ख़त्म हो गए। आपको बहुत आनंद आता है सुनने में, बहुत अच्छे से आप उसको ग्रहण कर पाते हो उस संदेश को जो हम आपको देते हैं।
तो ये दृष्टिकोण पर आपके निर्भर करता है। कभी कभी हम अच्छी चीज़ को भी ख़राब बना देते हैं, कभी कभी हम ख़राब चीज़ को भी अपने दृष्टिकोण के द्वारा बहुत अच्छा साबित कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए। बताई है डिटेल में, संचार के अंतर्गत संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोध स्रोतों का दृष्टिकोण होता है। इसके अलावा संचार के अन्य प्रमुख अवरोध भाषा, संस्कृति, फिजिकल अवरोध भी हैं। ठीक है, ज्ञान भी होता है, आपकी संस्कृति भी होती है, आपकी भाषा भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि भाषा से अब हिंदी जिसको नहीं आती है वो इंग्लिश में समझ पाते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमारा हिंदी सब्जेक्ट है तो थोड़ा इंग्लिश में मुश्किल तो होती है हम लोगों को, लेकिन हम फिर भी आपको तैयारी करा रहे हैं। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं और इंग्लिश वालों के लिए हम यहाँ पर लेकर आए तो वो पढ़ सकते हैं। समझाने का प्रश्न आप बुक से भी पढ़ते हैं प्रश्न, लेकिन यहाँ पर जब आप करते हैं प्रश्नों को तो कुछ अलग ही आप सुनकर देखते होंगे कि कभी कभी क्लास में कोई चैप्टर आप पढ़कर गए हो लेकिन वो आपको पढ़कर समझ में नहीं आया, लेकिन जब टीचर वहाँ उसको समझाता है, बोलता है तो वो समझ में आती है। तो वही चीज़ है, इंग्लिश वालों को अगर समझ में आ रहा है समझाया हुआ हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न आप पढ़ते रहिए इंग्लिश में और हिंदी में समझते रहिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। उपदेशात्मक संचार है, आता है व्यक्तिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, संगठनात्मक या संबंध सूचक। तो 136 का आपका आंसर जाने वाला है बी, अंतर्व्यक्तिक संचार। उपदेशात्मक, अब जब जैसे अभी हमने आपको दिया है उपदेशात्मक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार है, ये शैक्षणिक संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको उपदेश दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी को पता है, सूचना मनोरंजन। एफएम सभी सुनते हैं, वो कुछ आपको कुछ ज़्यादा जानकारी देता है, मनोरंजन भी करता है, सूचना भी देता है और अंतः संवाद भी करता है। ठीक है, बी इसका आंसर सही जाएगा। देख लीजिए, एफएम के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। रेडियो एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, सूचना देना भी है, अंतर संवाद भी है। भारत में एफएम प्रसारण की शुरुआत 1977 में हो चुकी थी। मद्रास चेन्नई में हुई। एफएम का पूर्ण रूप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। बहुत लोग सुनते हैं, एफएम पसंद भी करते हैं और अच्छा भी लगता है सुनने में सभी को। भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी थी, किसने दी थी प्रथम बार? एसआर ने, बीपीएल ने, हचीसन ने या फिर एयरटेल ने? तो सबसे पहले जो कंपनी थी वह बीपीएल थी। ठीक है, जिसके आप आजकल पसंद नहीं करते हो, और इसने सबसे पहले आपको सर्विस दी थी। अगला प्रश्न है, जनसंचार के कार्य वर्णन किस रूप में किए जाते हैं? वितरण, प्रचार, निगरानी, विचलन। बताइए, जनसंचार के सूचना कार्य किस में किए जाते हैं? 139 का आपका बी हो जाएगा, प्रचार, पब्लिसिटी। जब तक आप पब्लिसिटी नहीं करते हैं तो आपको बढ़ावा नहीं मिलता है। जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन प्रचार के रूप में किया जाता है। यह कार्य निगरानी से संबंधित नहीं, जबकि विसरण और विचलन भौतिकी से संबंधित है। विचलन शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र में उल्लंघन के संदर्भ में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है? एनटीसीएस, पाल, एनटीएससी, एससीसीएम, स्कैम। तो कौन सी पद्धति? बी, पाल। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसकी डिटेल यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पोस्ट करके इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न आपका इस वाली टॉपिक का, आपका आईसीटी का टॉपिक ख़त्म है। नेक्स्ट टॉपिक आपका चलेगा मानव पर्यावरण, या कि आपका एनवायरमेंट के जो है पहले डिटेल समझाई जाएगी, उसके बाद आपके एमसीक्यू तैयार किए जाएंगे। तो जितनी भी आपके यूनिट में, कौन सी यूनिट है आपकी? 4th यूनिट है ये। 4th यूनिट में टॉपिक तो आपके अलग अलग हैं, लेकिन आपकी जो यूनिट का नाम है वह क्या है? आपकी एनवायरनमेंट से संबंधित है, मानव एवं पर्यावरण। लेकिन उसमें जितने भी टॉपिक हैं, जैसे मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध और भी आपके टॉपिक है, तो सबको पहले क्लियर किया जाएगा, लेकिन वो एक ही वीडियो में किया जाएगा क्लियर सारा। उसके बाद आपके एमसीक्यू की वीडियो बनाई जाएगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लास्ट प्रश्न देखते हैं, आकाशवाणी किस वर्ष में प्रसारण को नाम दिया गया? 1926, 1936, 1946, 1956। तो देख लीजिए, इसका आंसर बी जाएगा, 1936 में आकाशवाणी को किस वर्ष में प्रसारण का नाम दिया गया था? पहले इसका नाम आकाशवाणी था। तो यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। देखते हैं, प्रसारण के लिए AIR ऑल इंडिया रेडियो को 8 जून 1936 को अस्तित्व में लाया गया, जबकि आकाशवाणी 1956 में अस्तित्व में आया था।
है ना। चलिए, आपके प्रश्न आज कंप्लीट हो चुके हैं। 140 की जगह 141 हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर बनता है। पूरी प्लेलिस्ट को जो है आपकी आईसीटी की जितनी भी ये प्लेलिस्ट है इसको शेयर कीजिए। 4 वीडियो आपको मिली हैं, सभी के लिए आपके जैसे ही ये बेनिफिट हो या बेनिफिशियल हो वीडियो। और वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। और जो दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन को ज़रूर दबा कर जाएं और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहें।